देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क में माशी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे में बद से बदतर होती जा रही है। वजीर खजाना भी सिर्फ यकीन दहानियां कराते नजर आते हैं। हुकूमती माशी हिकमत अमलियां अब तक नाकाम होते ही नजर आई हैं। दूर दूर तक माशी इस्तेहकाम के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान देते हुए कहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, इस वक्त पाकिस्तानी आम आदमी के रहने के काबिल भी नहीं है मुल्क। आप खुद को वक्त दें, जब मुतमईन हो जाए तो इलेक्शन का ऐलान कर दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब आप समझे कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें। मुल्क को तो निकालें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। लेकिन फैसला कर लें, टाइम लो। इस वक्त मैं कोई अपनी पावर के लिए ये नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क की अब बात कर रहा हूं। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से फिलहाल मुज़ाकरात को संजीदा लेने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। मुतादिद हुकूमती रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया। साद रफीक भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क की अमलाक पर हमला करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और समझें कि दबा लेंगे, और जब नाकाम हो तो मुज़ाकरात कबूलें। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने पैदा किया गालियां खा के भी, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के वकार के जो अलामतें उन पर हमला करें, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या मजाकरात करते हैं। वो कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मजाकरात करेगी? उनसे कोई मजाकरात नहीं कर रहा। सियासी जमातों को तो वो चोर कहते थे, गद्दार भी हमें कहते थे। हालांकि जो काम किया गया ये गद्दारों वाला काम है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं। दूसरी जानिब एक दिन पहले अजीब मंजर हुआ। वजीर दाखिला ने अचानक रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाए। उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ के लोगों को फोन कॉल ट्रेस की गई हैं, जिसमें वो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि हुकूमत को कि हम उनकी कैद में खवातीन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है, उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का, यानी जो एक्चुअल एक्ट जो है वो करने का इरादा या उनका प्रोग्राम है, तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए, ताकि कौम को इस गुमराह इमरानी टोला जो है इसका असल चेहरा जो है वो लोगों के सामने यहाँ हो। दूसरी जानिब आज की सबसे अहम खबर वो ये कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वजीर कानून कह रहे हैं क्योंकि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट पे सदर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी ने साइन कर दिया है। इसके बाद अब ये इम्कान रोशन अव्वल की तरह ये नजर आएंगे और इसके इम्कान बहुत बढ़ जाएंगे कि वो लोग जिनको डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कोर्ट्स की तरफ से डिक्लेयर की गई थी, अब उनके पास एक रास्ता
सामने आ जाएगा। लेकिन इस पे वजीर कानून ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ सिर्फ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, दूसरी बार नजरसानी की हमारे कानून में गुंजाइश नहीं है। यानी कि अब एक नई बहस चढ़ जाएगी मुल्क में और अदालतों के हवाले से, क्योंकि नए कानून के तहत आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। क्या वाकई जो वजीर कानून कह रहे हैं उनकी नीयत उसी किस्म की है, हुकूमत की नीयत इसी किस्म की है, या फिर ये फिर से सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को रिलीफ देने के लिए एक अमली तौर पर इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जिनमें जहांगीर खान तरीन, जो कि सबसे ज्यादा इस मामले से मशहूर है कि जी जोड़ तोड़ का सिलसिला वो करते हैं, और अलीम खान की मुलाकात हुई है, नई पार्टी बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। नई पार्टी किस किस्म से बन सकती है? जहांगीर तरीन साहब चूंकि खुद आउट हैं गेम से, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? ये बहुत से सवालात हैं जिसपे जो है क्वेश्चंस हैं। दूसरी जानिब जहां सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो नाफिज हुआ है, उसमें है क्या? मुतासरा अफराद 60 दिनों में अपील दायर कर सकेंगे। पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान इंकशाफ सामने आया है। ये कानून जुम्मे से नाफिजुल अमल हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा। वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाना गैर आईनी था। अटॉर्नी जनरल ने आज ये रिमार्क्स दिए। नहीं लिखा कि असखुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है हमजा की पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घिरी। अटॉर्नी जनरल फैसला 4-3 का था या 3-2 का, ये तय करना चाहिए था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर ये जो सारा मामला है उस पे यानी कि हुकूमत अब ये टेक लेती हुई नजर आ रही है कि जी दोबारा से वो जाए और नजरसानी की बात करे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज हुआ है, नए कानून के तहत 184/3 के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। और नए कानून के तहत जहां हम ये बात कर रहे हैं वहीं पर अब जो है वो अदलिया का भी किरदार इंतहाई अहम तो हो गई इस सारे मामले में। लेकिन एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या जो इस वक्त बहस छिड़ी हुई है नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की, उस पे जो स्टेटमेंट दिया है वजीर कानून ने, ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए भी बताया जाए। बहरहाल ये बड़ा अहम मामला है। इस पे हम कानूनी पहलुओं पे कानूनदान से ही रोशनी लेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन जहां पर सवाल ये है कि इस तरह के मामलात इस वक्त सियासी मौजूद हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं पर क्या मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी? आज भी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक नई उम्मीद की किरण और रोशनी दिलाने की बात तो की है, लेकिन वो कब तक आएगी? क्या जून का महीना जिसमें अब बजट भी पेश होना है वो एक आम आदमी को रिलीफ देगा? ये वो सवालात हैं जो इंतहाई अहम है। सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद है जी अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ताहिरा औरंगजेब हैं MNA मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। साथ ही जी हमें ज्वाइन करेंगे जावेद अहमद छतारी साहब भी, जो कि नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। सबसे पहले अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। अकरम चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अकरम चीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अगर चीमा साहब, अहम मामला खान साहब ने तरफ जहां अपील की है कि जी आप एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि किस 2 महीने में 3 महीने में कब तक मौशी सूरत हाल बेहतर होगी, वहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेसर है, जो अचानक से एक दिन पहले होती है रात को 12 बजे, और बड़ा एक संगीन किस्म का इल्जाम उन्होंने लगाया कि जी ये जो हो रहे हैं मामलात के फोन पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों की फोन कॉल ट्रेस की गई है जिसमें प्रोपेगेंडा है कि जो कैद में खवातीन हैं जी उन पे जुल्म तशद्दुद किया जाएगा। सो कि कौन इल्जाम लगा रहे? आप लोग कह रहे हैं हुकूमत करी, हुकूमत आपका नाम ले रही है। आई मीन इसके शवाहिद क्या दोनों तरफ मौजूद है जिससे ये मुअम्मा हल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जब जिन लोगों की कॉल ट्रैप हुई है वो भी तो इसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास सोर्सेज हैं, आप उनको पकड़ लें और उनको सामने ले आए उनको कि भाई ये 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे। तो अगर इनके पास इतनी सी कैपेसिटी भी नहीं है तो फिर तो बात झूठी है। इनको तो ये कहना नहीं चाहिए कि ये हमने कॉल पकड़ ली। ठीक है, कॉल पकड़ ली, वो आपके पास बतौर सबूत है, आप उन दोनों लोगों को पकड़ लें और पकड़ के मीडिया के सामने पेश करें। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है।
ठीक हो गया। तायरा औरंगजेब साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तायरा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। तायरा साहब ये जो इतनी बड़ा एक प्रेशर होता है, राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई अहम इंकशाफात करते हैं अभी, और फिर दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के भी आपने स्टेटमेंट सुना, करम शीमा साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास वाकई इस तरह की कोई ठोस सबूत है तो वो उन लोगों को पकड़े, लोग यहीं पर है, पाकिस्तान के अंदर हुई होंगी वो कॉल स्ट्रेस, और 2 लोग जो भी होंगे कठहरे में लाए। तो ये दोनों तरफ से एलिगेशन और तरीके इंसाफ कह रही है, लेकिन ये हुकूमत कह रही है कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। तो ये दोनों तरफ कोई ना कोई शवाहिद तो होंगे जिसकी बुनियाद पे दोनों तरफ से बात की जा रही है। जो बात हुकूमत कर रही है उसमें सच्चाई ये है कि उन लोगों की केसेस सब कुछ मीडिया पे आया है। आपने नहीं सुना यास्मीन राशिद का, मुराद सईद साहब का, कि जो जगह आपको बताई गई है वहाँ जाके पहुंचे और कार्रवाई करें। वो कार्रवाई सूरह यासीन पढ़ने की तो नहीं थी, ना कुरान खानी की थी। जो उन्हें हदायत दी गई थी, कार्रवाई तो उन्होंने वही करनी थी जो उन्होंने की। जो एक दहशतगर्द करते हैं, सियासी जमात के कारकुन ये काम नहीं करते। और मैं आपको एक और बड़ी बात देता हूँ, जिन लोगों की ये टेप पकड़ी गई है उन लोगों से कन्फेस किया, उन्होंने खुद भी कहा है। और अब उसके बाद जब ये जैसे खदीजा शाह है मसलन, एक मिसाल मैं आपको दूं, जो उन्होंने जो कुछ किया सामने वो नजर आ रही है, आवाज आ रही है, जो कुछ वो कह रही है नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कहा जी आए मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए दूं, पिछले दरवाजे से गाड़ी खड़ी थी लेके चली गई। फिर खुद उन्होंने कहा जी ठीक है। क्योंकि जिन्होंने भी ये काम किया ना, मैं आपको ये बताऊं कि ये बच नहीं सकेंगे, ना कानून से, ना आइन से, और ना ये आर्मी एक्ट से, और ना कोर्ट से। ये बच नहीं सकते, क्योंकि जो करता है ना वो भरता भी है। और जो इन्होंने ज्यादती की वो ये की कि जो शहदा थे उनके साथ ज्यादती हुई। हमारा पिंडी में 6 रोड का मेट्रो स्टेशन है जिसके अंडरग्राउंड तमाम फौजियों की तस्वीर हमने लगाई हुई है जो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने जब वो मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट को तोड़ा, आग लगाई, तो उन तस्वीर को भी जला दिया। ये किसी मुल्क में आज तक हुए 75 साल में मैंने नहीं देखा किसी एहतजाजी सियासी जमात का ये रवैया जो ये अब हुआ है, हमने देखा है। और फिर उन्होंने कहा जी जो कैद में खवातीन है उनसे नारवा सलूक है। आज लाहौर की डीसी और लाहौर की डीएसपी दोनों खवातीन गई जेल में, एक एक औरत से मिलके मुलाकात की, उनसे पूछा जी हाँ क्या तकलीफ है, उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो जमात कर रही है उनको शर्म आनी चाहिए कि कैदी खवातीन कह रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जी हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हमारे घर से खाना भी आ रहा है, हमें अद्वियात भी मिल रही हैं, यहाँ डॉक्टर भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं तो हम उसी वक्त हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। ये खवातीन का विंग है, इस तरफ कोई मर्द भी नहीं आता, उसके बावजूद टिक्कर चल रहा था जी उनको जिनसी हरासा किया जा रहा है। लानत है इस प्रोपेगेंडे पे। कुछ तो इस मुल्क में इज्जत शर्म आ रहने दें कि जो कम से कम खवातीन कैदी हैं उनको तो छोड़ दें, वो तो बैठी हैं जो अपने मुंह से कह रही है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, वो वहाँ कैद जो काट रही हैं और वो भी इन्हीं के रहम करम से। ओके राइट। अकरम शीमा साहब, ये जो खवातीन के वाले से बात हो रही है, जो भी ताहिरा औरंगजेब साहब ने भी कही है बात कि हरासगी के हवाले से या उन पे तशद्दुद करने के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह रही हैं। और हुकूमत इसको कह रही है कि बिल्कुल डिनाई कर रही है सारी बात को। आप लोगों के पास कोई सबूत है जिसके ऊपर आप लोग ये बात कर रहे हैं? देखिए सबूत तो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि देखो किसी भी कैदी से तो कोई भी स्टेटमेंट लेना उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। कैदी तो वही कहेगा कि जो उसको जिसकी कैद में वो मौजूद है उससे जो कहलवाना चाहेगा कैदी तो वही कहेगा। इसमें तो कोई अपना दो राय नहीं है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त ये कर रही है वो कर रही है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, 27 साल सियासत का आप ट्रैक उठा के देख लें कि जिस दिन इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ और अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे का सारा तहकीकात तलब मसाइल हैं। तो मैं नहीं कहता कि इसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान या तहरीक इंसाफ के लोग 100% बेगुनाह हैं। जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आपने पूरे मुल्क को इस वक्त आगे लगाया हुआ है और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे कि इमरान खान को खत्म कर दी। इमरान खान खत्म नहीं होने वाला है इनसे। ये जितनी कोशिशें कर सकते हैं करके देख लें। मैं तो कहता हूँ कि एक एक हल्के से ये 10-10 उम्मीदवार भी हटा दे तो भी इंशाल्लाह ताला
खंबे को भी इमरान खान का टिकट मिलेगा तो वो खंबा भी जीतेगा। ये अब ये इंतखाबात उस वक्त तक इंतजार करेंगे कि जिस वक्त तक लोग इमरान खान से पीछे हट जाएं, और ये अब इनसे होने वाले हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना था, वो इन्होंने 1 साल के अंदर कर दिया। खजाना इन्होंने खाली कर दिया। 6.1% से तरक्की करता हुआ मुल्क आज 0 के ऊपर खड़ा हुआ है। आज बेरोजगारी इंतहा है, आटा आज नापैद है, गरीब आदमी इस वक्त तो भूखा मर रहा है। बेरोजगारी का ये आलम है कि बड़े से बड़े इदारे बंद होते जा रहे हैं। इस पाकिस्तान की तारीख में इतना जो है कोलैप्स कभी नहीं आया जो इस 1 साल की वजह से आया। ये सिर्फ और सिर्फ उस महंगाई और उस जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने क्रैकडाउन लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। ये भी करके देख लें। राइट, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी। मैं मजीद भी आगे जाऊंगी, अपने मेहमानों की तरफ इनसे बात करूंगी, लेकिन अभी हम पहले बात कर रहे हैं दोनों अपने मौजूद मेहमानों से, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से। उनका मौक़िफ़ ले रहा है। अभी मैंने प्रोसीजर एक्ट बिल जो आज पास हुआ है उसके ऊपर भी बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के हवाले से भी। लेकिन एक ब्रेक पे मैंने जाना है, तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले की बात कर रहे थे, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज हो गया जी। इसके ऊपर भी इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो बात हो रही है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जी इससे अब ये होगा कि जो नजरसानी केस की समाअत के दौरान जो सारा मामला होगा वो मतलब केस के फैसले के बाद वो नजरसानी की तरफ जाया जा सकेगा। सदर मुमलिकत ने जुम्मे को इस नए कानून की मंजूरी दी है, और अब बताया जा रहा है इसके तहत कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सलात माजी में 184/3 के तहत ना क्वालिफिकेशन थी 62-63 के तहत, अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा, उस पे पर्टिकुलरली अपील का फैसला भी मिल सकता है। इस पे भी मजीद बात करती हूँ। मैं जरा ताहिरा औरंगजेब साहिबा की तरफ जाऊंगी। ताहिरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ताहिरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहिरा औरंगजेब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, ताहिरा औरंगजेब साहब को आवाज शायद नहीं जा रही। आई एम गोइंग बैक टू वर्ड्स अकरम चीमा साहब। अकरम चीमा साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाउ डू यू सी इट? आप लोग इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ हम ये बात सुनते हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये सुन रहे हैं कि जी एक हुकूमत ने अभी जिस तरह से किया, इस पर तो सदर मुमलिकत ने ही साइन किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं अब, और पीटीआई इसको कैसे देख रही है? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जिनकी हुई, यानी कि जो बड़े खिलाड़ी जिनको कहा जाता है सियासत में, वो सब अब इसके बाद अपील का हक रखते हुए अगर उनके हक में फैसला आता है तो मैदान में उतर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये तो इस मुल्क के अंदर म्यूजिकल चेयर सिस्टम एक चलाया हुआ है, एक सिस्टम है, और हर 5 साल बाद मैंने काफी अर्सा पहले आपके एक प्रोग्राम में भी बताया था कि एक हीरो और एक जीरो, एक क्वालिफाई दूसरा डिस्क्वालिफाई। ये हर 5 साल बाद इस मुल्क के अंदर एक प्रैक्टिस दोहराई जाती है, और उसी के नतीजे में हुकूमतें बनती हैं। देखिए, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उस वक्त तो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त तो वफाक के अंदर खुद इनकी अपनी हुकूमत मौजूद थी, PMLN की, जिस वक्त नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए। देखिए, अब वो क्वालिफाई हो जाएंगे और वो दूध के धुले हुए हो जाएंगे, और आके वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे और सब कुछ होगा। और जहांगीर तरीन साहब भी साफ सुथरे, ना वो चीनी चोर रहेंगे, ना वो कोई और चीज रहेगी, वो भी साफ सुथरे हो जाएंगे। देखिए, जब से ये हुकूमत वजूद में है, एक कानून साजी मुझे ऐसी बता दें इस हुकूमत की जानिब से जो अवाम को रिलीफ देने के लिए की गई हो, जो बेरोजगारी खत्म करने के लिए की गई हो, जो महंगाई खत्म करने के लिए की गई हो, जो तालीम को आम करने के लिए की गई हो, तो एक मुझे बता दें।
ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप बैठा हुआ है लूट मार के लिए और पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो जिन लोगों ने ये हरकत की थी वो भी ये हमें कहते थे ना कि जी इमरान खान को लाने वाले भी अब पछता रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जितना इनको लाने वाले परेशान और जितना पछता रहे हैं, इतना तारीख में कभी मैं कहता हूँ कि नहीं पछताए हों। ये 1 साल के अंदर ही इन्होंने वहां पहुंचा दिया है मुल्क को कि जहाँ से मुल्क की वापसी मुझे तो अब खतरे में नजर आ रही है कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम कैसे इस 22 करोड़ अवाम को रिलीफ देंगे, हम कैसे मुल्क के अंदर सनत का पहिया दोबारा चलाने में कामयाब होंगे। यहाँ पर मिनटों के हिसाब से मुल्क को पीछे किया गया है और ये मैं समझता हूँ कि प्री प्लान तरीके से मुल्क को बर्बाद करने के लिए ये सारा एजेंडा था और मुल्क को बर्बाद इन्होंने कर दिया। और अब इनसे संभल लेगा और अब इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इन्होंने मीडिया पे आने के लिए और मीडिया पे फेस सेविंग करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान को क्रैश करने की बातें की जाती हैं। देखिए ये 9 मई ये रही है पाकिस्तान की बढ़ चुकी है, ये तो अब और बढ़ चुकी है जी, इसका हजम और बढ़ चुका है जी। देखिए ये 9 मई सुबह से लेके मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही खबर चलती है 9 मई भाई 9 मई की बात करते हो तो जहाँ पर इसी कराची शहर के अंदर 12 मई भी हुआ था जिसके अंदर 100 से ज्यादा लोगों को मारा गया था। हर चौक के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर कराची शहर के अंदर उस दिन लाशें बिछाई गई थी और शाम को किसी ने मुक्का लहराकर अपनी ताकत का इजहार किया था। तो उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए था, उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, वो तो मुकद्दस गाय ठहरे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये 9 मई का एक प्री प्लान ड्रामा था, 9 मई का एक प्री प्लान बहाना था और ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ देखिए मैं कहता हूँ कि पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक बंदे आके बंद कर दें, उसको फांसी पे लगा दें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर दें, खुदारा पाकिस्तान को तालीम दे दे, खुदारा पाकिस्तान की अवाम को की बेरोजगारी खत्म कर दे। ये अब सिर्फ और सिर्फ देखिए इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा कोई, इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार। और इलेक्शन से फरार सिर्फ इसलिए है कि इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन के जरिए अब ये हुकूमत में नहीं आ सकते। इलेक्शन के जरिए एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त अपनी मनपसंद की कोई हुकूमत नहीं ला सकती और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब ये बात समझ चुकी है और इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में देखिएगा कि वक्त बदलने वाला है और चीजें जो है ना वो सब क्लियर होना शुरू हो जाए। इनको लाने वाले अब जितना आज पछता रहे हैं ये सच इन्होंने पूरे 5 साल जो है ना यही प्रोपेगेंडा किया कि जी इनको कोई लाया है और लाने वाले पछता रहे हैं। इनको लाने वाले इस वक्त सबसे ज्यादा पछता रहे हैं कि इन्होंने जो मुल्क का हाल किया है अब तो उनको अपनी बका खतरे में नजर आ रही है, उनको अपनी अगले महीने की तनख्वाहें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान का वक्त बदलने वाला है। अच्छा, मैं जरा जावेद अहमद चिताई साहब की तरफ भी जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं जावेद अहमद चिताई साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू, आ रही है आवाज जी। जी जावेद चिताई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो नाफिज हुआ है, जरा क्लियर करें। आज इंतहाई अहम बात की है जी वजीर कानून ने, वो कहते हैं कि ये इसका इतलाक जो है उस पे नहीं होगा, जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पर, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपील की अपॉर्चुनिटी कर चुके हैं। इज इट फेयर सो? और अब इसके इतलाक के बाद क्या चेंजेस जो है वाइडर नोट पर आ सकती है और उससे कितना ज्यादा अहम होगा ये मामला कि जो सियासतदान डिस्क्वालीफाई होते हैं या डिस्क्वालिफिकेशन जिनकी हुई है उसको ये असरअंदाज करेगा। ये उसी तरह से हमें लग रहा है जैसे नैब के कानून में एक यकतरफा तौर पे तब्दीली की गई और उसके बाद 1 on 1 हर किसी को जो है रिलीफ मिला। तो इससे कितना रिलीफ मिलेगा सियासतदानों को या फिर एक आम आदमी को, क्या इम्पैक्ट आएगा? जी देखिए जी, इसमें कोई भी कानून जिसको जो कि मुल्क की सतह पर तब्दीली लाने का सबब बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर तब्दीली ला सकता है, वो कानून कभी भी आम असेंबली से पास नहीं किया जा सकता। उसको तब्दील करने के लिए आईने पाकिस्तान में तब्दीली करना पड़ती है, इसलिए कि अपील एंड रिव्यू का कवानीन आईने पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को चेंज करने के लिए और आईन पाकिस्तान को चेंज करने के लिए इनको आइन में तरमीम लानी पड़ेगी, चाहे वो कोई सी भी तरमीम हो, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। अभी ये जो ऑर्डर पास किया है ये इनके किसी खाला मामू फूफा के लिए तो नहीं किया, किसी आदमी के लिए। यकीनन मामला नवाज शरीफ साहब का और जहांगीर तरीन साहब का है, लेकिन कि उनको फायदा पहुंचे और उनकी जो नाअहली है ताहयात और जो जहांगीर तरीन साहब की नाअहली है उसके लिए रिव्यू एंड जजमेंट दाखिल करें और उसके लिए फुल बेंच बनेगा। फुल बेंच का मतलब ये होता है कि 15 जजेस बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो 15 जजेस मौजूद हैं। इसके लिए फुल बेंच का मुतालबा इनका हमेशा से रहा है और उसमें फुल बेंच की पाबंदी लगाना उनकी मैलाफाइडी या उनकी कोई चीज और बातों की गम्माजी करता है। आप ये देखें, जो ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया गया, वो ऑडियो लीक्स कमीशन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत या मशवरे के बगैर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी कानून, कोई भी बेंच, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी कमीशन इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट 1969, ये भी जब जुडिशियल कमीशन की हद में आता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन होता है, एक जुडिशियल कमीशन होता है। उस जुडिशियल कमीशन को बनाने के लिए आपको मुतल्लका चीफ जस्टिस से इजाजत लेनी पड़ती है। मुतल्लका चीफ जस्टिस खुद नॉमिनेट करता है, आप किसी जज को नॉमिनेट नहीं कर सकते, जज आपका सबऑर्डिनेट नहीं है। अब अगर ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को, नवाज शरीफ साहब को फायदा नहीं पहुंचेगा, तो किस खाला मामू फुप्पा को फायदा पहुंचाने के लिए क्या है? तो फिर तो मुझे लगता है इसका फायदा अल्ताफ हुसैन को पहुंचेगा, जिस पर पाबंदी लगा रखी है। या तो फिर और अगर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को पहुंचेगा तो हर उस शख्स पे पहुंचेगा जिस पर अदालत ने किसी भी किस्म की पाबंदी लगा रखी है। आज इन्होंने ये पास तो कर दिया है, कल एमक्यूएम ने अगर अल्ताफ हुसैन की पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डाल दी, तो फिर ये सर पकड़ के बैठेंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो अल्ताफ हुसैन को किक आउट कर दिया था, सियासत से निकाल दिया था, पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाने पर, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर। तो अब जब ये जाएंगी बातें तो ये इनके गले पड़ेंगी। और ये जो जल्दी में इन्होंने किया है सिर्फ इसलिए किया है कि रिव्यू पिटीशन, ताकि इनको लेके आ सके। और उसके बाद आप देखें जो सराइज चल रही हैं, जो इनके लिफाफा सहाफी हैं और जो लिफाफा चैनल है इनके, उनमें ये चल रही है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, अलीम खान नई पार्टी बना रहे हैं। भाई जहांगीर तरीन साहब तो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड है, सस्पेंड है उनको। नवाज शरीफ साहब है एक जो आदमी सारी जिंदगी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी पार्टी का सरबराह कैसे बन सकता है? एक आदमी मफरूर है, वो आ नहीं सकता, जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर गया हुआ है। उसका भाई वजीर आजम बना, उससे कोई पूछने वाला नहीं। और उसके फेवर के अंदर आप कहते हो इससे उनको फायदा नहीं पहुंचेगा, तो फायदा तो पहुंचाना आपने नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को है। और इसके अंदर जो फायदा पहुंचेगा उसके बाद अल्ताफ हुसैन को पहुंचेगा, क्योंकि वो भी अपनी रिव्यू पिटीशन और रिव्यू जजमेंट लगा सकते हैं। कल एमक्यूएम वाले भी लगाएंगे इसके अंदर। तो अब इनको ये तो ख्याल रहा ही नहीं है कि इन दो आदमियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में एक अल्ताफ हुसैन को भी फायदा पहुंच रहा है। जब इनको ये बात का होश आएगा फिर इनको समझ में आएगी कि रिव्यू ऑफ जजमेंट का कानून क्या चीज है। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे कि आपने कहा कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है पार्लियामेंट से इस तरह के किसी भी एक्ट को लाने के लिए तरमीम लानी पड़ेगी। तो क्या ये जो सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया है और ये एक्ट बन गया है, तो इसके लिए भी क्या अदलिया कोई जो है वो अपना कोई रूल या फैसला, जैसे आई मीन टू से कि क्या इस तरह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है, इस पे भी कोई सू मोटो ले ले और कोई फैसला, जैसे कि ऑडियो लीक्स के मामले में चीफ जस्टिस ने फैसला। बात समझ गया रिदा आपकी। मैं ये कह रहा था कि देखें, जो जुडिशियल ऑडियो कमीशन जो बनाया, ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है वो बिल्कुल जायज है। और इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में, सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद इदारा है और कोई भी मुल्क की, किसी मुल्क का आज़ाद इदारा, अदलिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट इदारा होता है। इवन ये कि उसके मुलाजिम भी सरकार के मुलाजिम नहीं होते, अदालत के मुलाजिम होते हैं, जिनका चीफ जो होता है, जिनका जो बॉस होता है वो प्रोविंशियल चीफ जस्टिस होता है या फेडरल चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। इसके अलावा ना तो उनका किसी का इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट को कहते हो कि जुडिशियल रिव्यू कमीशन दाखिल कर दें, पूरी सुप्रीम कोर्ट मैडम चलती है आइन के मुताबिक। यहाँ तक कि तौहीन अदालत का भी कानून मौजूद है, हर चीज का कानून मौजूद है। 184 क्या चीज है,
आइन में लिखी है। 183 क्या चीज है, आइन में लिखी है। 199 क्या चीज है, आइन में लिखी है। जब हर चीज आइन में लिखी है, आर्टिकल 45 आइन में लिखी है, आइन में लिखी है, तो जब हर किस्म का इमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम चीजों का अहाता हमारा आइन करता है, तो फिर आप एक नया कानून लाके, एक नए रंग का तोता लाके सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे बिठा रहे हैं, तो ये तो बात समझ में आती नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हक है, कोई अगर पिटीशन आएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर सकती है, उसमें स्टे दे सकती है, और देना भी चाहिए। इसलिए कि डोमेन में नहीं घुसना। जब आप तौहीन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो तौहीन अदालत भी, ये भी तौहीन अदालत है कि आप किसी को पाबंद करें और किसी को कहें कि तुम ये करो चीफ जस्टिस को। जब आप करेंगे तो अदालत के मामलात में आप टांग अड़ा रहे हैं, अदालत के मामलात में अपनी नाक अड़ा रहे हैं, जिससे आम अवाम को तो फायदा नहीं पहुंचा, अशराफिया के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं। मुर्गी चोरी का जो मुलजिम है वो बेचारा 3 साल जेल काट के आता है, अरबों खरबों रुपए का आदमी पिली बार्गेन करके बाहर निकल आता है, फिर आप नैब के कानून को गालियां बकते हैं। नैब का कानून भी तो आपने बनाया था, आपके पास हुकूमत आई थी, आप चेंज कर देते। लेकिन यानी कि ये कि चोरी करने वाले का हाथ तो नहीं काट रहे, लेकिन 3 साल जेल में रहे, जो अरबों खरबों रुपए की चीजें खा रहा है, उसको आप बिल्कुल करें, पैसे दे दो और चले जाओ। तो मुर्गी चोर से ने भी जब मुर्गी दे दे आपको, तो उसको बोलो कि तू भी बरी हो गया, तूने चूंकि हमारी चोरी वापस कर दी। जी जनाब। सूरत हाल है जावेद अहमद चटाई साहब, हर शख्स और आम आदमी यही सवाल कर रहा है कि क्या इतनी अरबों करोड़ों रुपए की जो चोरियां हैं, जो करप्शन है, उसमें अगर जो अशराफिया है वो इस तरह के अपने लिए एक्ट्स पास करती रहेगी, लॉज लेकर आती रहेगी और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो एक आम आदमी जो 200 रुपए की चोरी करता है, 300 रुपए की चोरी करता है या डाका डाल रहा है, फिर वो भी यही सवाल करता है कि उसके लिए तो सजा मखसूस है, मौजूद है, लेकिन जो आला अशराफिया है उनको ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। और ऐसे निजाम में क्या मजीद ये सिस्टम चल सकता है? हम एक बहुत ही विविड फेलियर की तरफ लग रहा है, कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैडम, बात इसमें ये सबको पता चल गया है कि जमहूरियत को कौन कंट्रोल कर रहा है। हर आदमी कह रहा है कि इमरान खान को लाने वाले आज पछता रहे हैं, हर आदमी कह रहा है, लाने वालों का नाम कोई नहीं ले रहा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हर आदमी कहता है कि थाना बिकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि थाना बेचता कौन है और थाना खरीदता कौन है। इसी तरह जब हम इन सबको करके अशराफिया के लिए अलग कानून बना लेंगे और दीगर लोगों के लिए अलग कानून बना लेंगे, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। वही नेपोलियन वाली बात है और दीगर लोगों की बात है कि अगर अदलिया काम नहीं कर रही तो जिस मुल्क की अदलिया काम नहीं कर रही उस मुल्क पे चढ़ाई कर दो, और जिस मुल्क की अदलिया काम कर रही है, अगर आपके मुल्क की अदलिया काम कर रही है, आप जंगी हालत में हो, तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप एक आदमी 119, हम कहते हैं इंसानी बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब हो रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सिविलियन का मुकदमा चलेगा मिलिट्री कोर्ट में। अगर 1952 का मिलिट्री एक्ट इस बात की इजाजत देता है तो आप जरूर चलाएं। 19th अमेंडमेंट के अंदर जिन्होंने 2 साल की मुद्दत मिली थी, इसके अंदर चलाए थे दीगर लोगों के जो आर्मी की तनसीबात पर और दीगर चीजों पे हमले कर रहे थे, उन पर चलाया था। वो 2 साल की मुद्दत पर 19th अमेंडमेंट खत्म हो गई। अब अगर है तो इसके अंदर फिर एक आईनी अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, जिसके लिए सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। अगर इस सूरत इस तब्दीली के बगैर, इस आइन में अमेंडमेंट के बगैर आर्मी कोर्ट में अगर चलाया जाता है मुकदमा, तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार पाएगी और जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इंटरनेशनल सतह पे। हम अपने मुल्क के अंदर नहीं चल सकते, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे पास मसाइल ये हैं कि हम दूसरों के, अगर हमसे दूसरे ममालिक नाराज हो जाते हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर, तो हमें माशी प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखें IMF हमें अभी तक कंट्रोल ओके नहीं कर रहा। हमने सारी महंगाई कर ली, डॉलर को हम 325 पे ले गए, आगे काम हमने कर लिए। तो भाई बात ये है कि एक सिर्फ पॉलिटिकली एक आदमी को नॉकआउट करने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को नॉकआउट करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जमा हो रही हैं। मेरा ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से नहीं है, मैं एज अ वकील बात कर रहा हूँ। जो चीज मैं देखूंगा, मैं कहूंगा, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं आईन और कानून की बात करूंगा, क्योंकि आईन और कानून की आज मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे काला कोट मेरे जहन पे, मेरे जो जिस्म पे काला कोट है, ये काला धब्बा बन जाएगा
और मैं समझता हूँ कि हर काले कोट वाले को आइन और कानून की बात करनी चाहिए। ये दरबारी बन के नहीं चलना चाहिए। जो लोग दरबारी बन के आज चल रहे हैं, यही वकील कल इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये जाके अपने बार रूम के अंदर आके बैठेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे तुमने कौन से काले कानून बनवाए, किस किस के साथ बैठकर अपनी दरबारी वकालत करी है। यही इसी को तो दरबारी कहते हैं। हमारे मुल्क में तो हाल ये है कि हमें सारी जिंदगी पढ़ाया जाता रहा कि मीर जाफर गद्दार है, मीर जाफर गद्दार है। हमने उसको गद्दार समझ लिया और गद्दारों को मीर जाफर था। लेकिन मेरी बात मुकम्मल कर लें, लेकिन बात क्या हुई, उसी गद्दार का पड़पोता अस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान का सदर बन जाता है। किसी को पता है टीपू सुल्तान की औलाद क्या है, किसी को पता है भगत सिंह की औलाद क्या है, किसी को पता है कादीजंग की औलाद क्या है, किसी को पता है लियाकत अली की औलाद क्या है, किसी को पता है नवाब मुजफ्फर की औलाद क्या है, राजा साहब महमूदाबाद की औलाद क्या है। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, प्लीज उसका भी कोई चीज जवाब है तो मेरे वाइंड अप की तरफ जाना है। लेकिन अदलिया पे भी प्रेशर इसलिए है और उमूमी तौर पर तासुर ये है कि अदलिया पे भी प्रेशर इस वजह से है ओवरऑल, क्योंकि अखलाकी प्रेशर भी है ना, एक सोसाइटल प्रेशर भी है। और वो ये कि आपके पास भी, आपकी कोर्ट्स के अंदर भी मोर देन 2.5 मिलियन केसेस पेंडिंग में है और आवाम जो है वो लुढ़क रही है। और उसकी एक मिसाल ऐसी है कि जी 100 साल बाद 2019 में हम देखते हैं कि एक केस का फैसला होता है। तो ये इस तरह के जो इश्यूज हैं वो भी हमें सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी प्रेशराइज होंगे ना इस वक्त, जब आप कहते हैं ना कि अपने मामला ठीक ना हो। तो देखिए जी, अदालत कोई भी हो या कोई भी महकमा हो अपनी प्रायोरिटी सेट करता है। अगर प्रायोरिटी, जब मुल्क के अंदर हंगामी हालात है और एक अर्जेंट केस आ गया, कानून की इंटरप्रिटेशन का, कानून की ताबीर और तशरीह का केस आ गया, तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ती है कि मुल्की मामलात का मसला है, मुल्की हालात का मसला है। अगर कोई सियासी केस फौरन लग जाता है तो उसको फौरन लगना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं दीगर केस पेंडिंग है तो उसके लिए हमें हुकूमत कानून साजी करे, जजेस की तादाद बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रीज की तादाद बढ़ाए, जो वीडियो लिंक्स पे काम हो रहा है उसकी तादाद बढ़ाए। एक वीडियो लिंक पे 5-5, 6-6 बेंचें काम कर रही हैं। एक बेंच निकलती है वीडियो लिंक पे, दूसरी खड़ी आती है, वकीलों का रश लग जाता है। आप जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करें, तवज्जो दें। एक 15 जज, आप बताइए इस 23-24 करोड़ के मुल्क के अंदर एक 15 जज की क्या हैसियत है? 15 जज कैसे कर ले? अगर एक एक केस इन पे तकसीम किया जाए एक एक जज के ऊपर, तो ये तो हमारे पास 60-70 साल के केसेस पड़े हुए। तो वो हुकूमत वक्त या हमारी इंतजामिया या हमारी अशराफिया या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बढ़ाएं और उनको जजेस के अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया उसको चेंज करें। मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाज़रीन। और इस तक मुल्क की सूरत हाल की अगर बात करें तो इंतहाई अदम इस्तेहकाम, बार बार मैं कह रही हूँ, माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, और अब तो हालात ये हैं कि हम जो है वो जुडिशरी में भी हम देख रहे हैं कि तरफ जो है वो हालात इस तरह लेके जा रहे हैं, हुकूमत के इस्तेहकाम की तरफ, अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। और ये वही हुकूमत है, वही सियासतदान है जो माजी में इन सारी चीजों से इफेक्ट होकर आए, इफेक्टिव जहन में काफी सारे लोग, उसके बावजूद भी हैरानी होती है कि आज भी इनको इस बात का एहसास नहीं है कि आज जो कर रहे हैं कल फिर से वो सामने खड़ा होगा। और इट इज अ साइकिल, इट इज अ फेस, every 4 years we see this face change, shuffle और move. So देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर कोई सबक हासिल किया जाता है, इलेक्शंस करवाए जाते हैं नहीं। लेकिन इससे जाने से पहले एक और बात, कल तुर्किया में दूसरा राउंड था जी, और इंशाल्लाह कल उसमें प्रोग्राम करेंगे। तुर्की के जो है सदर दोबारा एक मतलब फिर रजब तैयब उर्दगान जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं, बन चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, और बड़ी ही शानदार कामयाबी के साथ जी उन्होंने ये मार्का तय किया है। और वहां पे उन्होंने ये दिखाया है, उनकी पूरी कौम ने, कि जमहूरियत है तो सब कुछ है, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि हालात बहुत खराब थे, उनका जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कराया, इलेक्शन से नहीं भागे, जमहूरियत से नहीं मांगे, ट्रू डेमोक्रेसी प्रिवेल की, और फिर उसको इलेक्शन के जरिए जीत के दिखाया और अपने मामलात को वहां पे सेटल किया जहां पर होना चाहिए, अवाम की ताकत से। तो जमहूर की ताकत ही सब कुछ होती है, जमहूर है तो आप हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान 10 को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।